जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। आज हम अपनी क्लास का शुभारंभ भी एक प्रश्न के साथ करेंगे। क्या आप बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस अध्याय को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो इस अध्याय को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अध्याय का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। अध्याय 3 है और यह कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस का है। तो जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र की कामना की जा सकती है? ये मैं आप पर प्रश्न छोड़ता हूँ। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि चुनाव क्यों चाहिए लोकतंत्र के लिए। चुनाव क्यों चाहिए लोकतंत्र के लिए? बिना चुनाव के लोकतंत्र क्यों नहीं स्थापित हो सकता? भाई, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ही चुनाव चाहिए। समझ में आई बात? आप जब तक चुनाव नहीं करोगे तब तक लोकतंत्र स्थापित ही नहीं होगा। जब तक आप अपनी इच्छा से कुछ चीज का चयन नहीं करोगे, लोकतंत्र क्या है? आपकी इच्छा का प्रदर्शन, आपकी इच्छा के माध्यम से किसी चीज का चुनाव। आप अपने प्रतिनिधि का अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर रहे हैं, तो वही है लोकतंत्र। तो बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना करना मतलब बिना पानी के खाने बनाना जैसा है। बिना पानी के खाना बनाने जैसा है। जिस प्रकार से बिना पानी के खाना नहीं बन सकता, उसी प्रकार से बिना चुनाव के लोकतंत्र भी संभव नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो आइए इसी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र और चुनाव किस प्रकार से दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? मैंने भी यही प्रश्न आपसे पूछा। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम हो सकता है? सोचो अपने आप में ये। और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? अगर लोकतंत्र ही नहीं है आपकी शासन प्रणाली, तो क्या चुनाव कराया जा सकता है? कराया जा सकता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। बिना लोकतंत्र के चुनाव तो हो सकता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। चुनाव का अर्थ वही है जहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहां शासक का चुनाव कौन कर रहा है? जहां शासक का चुनाव जनता कर रही है। जहां शासक की इच्छा का व्यक्ति शासन को संचालित कर रहा है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। समझ में आई बात? जहां पर आप जिसे चाह रहे हैं वही शासन में बैठ रहा है और वही देश के शासन को संचालित कर रहा है, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन जहां पर चुनाव किसी और को रहे हैं, लेकिन शासन में कोई और बैठ रहा है, तो हम उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे, उसे हम सुनियोजित चुनाव कहेंगे। समझ में? तो आइए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा, उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। अगर देखो, हमारा देश कोई छोटा सा देश तो है नहीं, हमारा देश बहुत बड़ा है। तो एक बहुत बड़े देश में बिना लोकतंत्र के शासन को संचालित करना कतई संभव नहीं।
आप देख लो, हमारा देश कोई छोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखो तो आज दुनिया के हम सबसे बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पे हैं, है ना। तो आप देखो, खुद देखो, जब हम इतने बड़े देश हैं और हम शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं, तो उसे लोकतांत्रिक रास्ते पर बिना चुनाव के लेकर चलना तो संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को रोज एक जगह इकट्ठा करके देश की समस्याओं पर चर्चा नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं? या रोज हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में समस्याओं को रखकर उन पर वाद विवाद कर सकते हैं। किसी भी विषय पर इतनी बड़ी जनसंख्या के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे किसी विषय पर वाद विवाद हो सकता है? अगर जगह बड़ी होगी। अरे जगह कहाँ है भाई इतनी बड़ी कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे? पूरा भारत एक जगह इकट्ठा हो सकता है? तो बताओ आप। तो अगर हमें लोकतांत्रिक पद्धति पर चलना है तो हमें चुनाव तो कराना ही पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम पूरे देश को एक जगह रोज इकट्ठा नहीं कर सकते और देश के हर विषय पर रोज उनसे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है। भाई, परिवार में ये चीज संभव है कि परिवार के सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए और घर के विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन रोज देश के विषयों पर इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जगह इकट्ठा करके चर्चा कर पाना कहीं से भी संभव नहीं है। इसीलिए हमने कौन सी शासन प्रणाली अपनाया? हमने प्रतिनिधित्व मूलक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। हमने अपने देश को चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया है और हर एक चुनाव क्षेत्र से एक व्यक्ति को हम अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, जो हमारे बिहाफ पर आकर हमारे लिए निर्णय लेने का काम करता है ना। ये हमने किस लिए किया? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी जनसंख्या के फैसलों को लेने के लिए हम जनता को रोज एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या करा? हमने इसीलिए चुनाव की प्रणाली बनाई, हमने प्रतिनिधि मूलक चुनाव की प्रणाली बनाई, जिसमें हमने देश को अपने कई भागों में बांट दिया और उन्हें क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हमने उसमें बांट दिया और वहां से हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आता है और अपने अपने क्षेत्र का देश की संसद में प्रतिनिधित्व करता है। तो अब बात समझ में आई? चुनाव क्यों जरूरी है एक लोकतंत्र के लिए? आगे सुनो और क्लियर हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। मैंने भी एक बात बताई आपको कि हर निर्णय में देश के हर निर्णय को लेने के लिए देश की संपूर्ण जनता इकट्ठा नहीं हो सकती, रोज इकट्ठा नहीं हो सकती। इसीलिए चुनाव जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे सुनो। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये प्रतिनिधि जाकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बिहाफ पर उनका निर्णय लेते हैं। इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। समझना की बात? ये कारण है चुनाव के महत्वपूर्ण होने का। चुनाव के महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जिस कारण से हमारी जनता रोज देश के फैसलों पर एकत्रित होकर फैसले नहीं ले सकती, जिस कारण से हमने अपने देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उस क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है चुनाव के माध्यम से और उन्हें अपने बिहाफ पर निर्णय लेने के लिए भेज देती है। इसीलिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे देश के
लिए, हमारे देश के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी पक्का? आगे सुनो फिर इसी बात को। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र होता है? जिसमें जनता सीधे तौर पर फैसले लेने में भाग लेती है। पर हमारे देश में तो संभव नहीं है। नहीं संभव है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और प्रतिदिन इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जगह इकट्ठा करके देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमारे देश में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है हमारे देश में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ में आई बात? तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो आप क्या उत्तर देंगे? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने फैसले लेती है। समझ में आ गई बात? तो आगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ गए ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता स्वयं देश के फैसले, देश के शासन को चलाने में सीधे तौर पर भागीदारी करती है। अब ये संभव सिर्फ घर तक है। हमारे देश में ये चीज संभव सिर्फ घर तक है या पंचायती स्तर तक, या कहिए पंचायती स्तर तक। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को रोज इकट्ठा करना और रोज गांव घर की समस्याओं पर चर्चा करना कहीं से भी संभव नहीं। चर्चा नहीं होगी, मारपीट जरूर हो जाएगी। चर्चा तो नहीं होगी, मारपीट जरूर हो जाएगी। जनता भिड़ जाएगी। हाँ, एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। तू मेरी बात नहीं मानेगा, कैसे नहीं माने, ये होने लगेगा। समझे आप? हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं और अनेक लोगों की अस्थायी सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। मैंने भी यही बताया आपको कि ग्राम पंचायतें जो हैं, गांव में जो पंचायतें हैं, वो आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और गांव की समस्याओं पर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा हो जाती है। लेकिन आज के समय में पूरे देश के मामले में ये कदापि संभव नहीं है। ये कदापि संभव नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर बातचीत की जा सके, इतने बड़े स्तर पर बातचीत की जा सके, रोज लोगों को इकट्ठा किया जा सके और फिर बातचीत की जा सके। ये संभव नहीं। ठीक, आगे सुनो। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। जब लाखों और करोड़ों लोगों की बात होने लगती है तो इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति को वहां अमल में नहीं लाया जा सकता है। वहां अमल में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप लाखों करोड़ों लोगों को रोज इकट्ठा नहीं कर सकते। इकट्ठा कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते और डिस्कशन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें इन लाखों करोड़ों लोगों के लिए कौन से लोकतंत्र को अपनाना पड़ता है? हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना पड़ता है, जहां पर ये लोग अपने बिहाफ पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर इनके लिए फैसले लेते हैं, बात समझ में आई? आगे सुनो। इसीलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। तो यहाँ पर जो जनता का शासन है उसका अर्थ क्या है?
जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। हम आज के समय में उसे लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र का असली अर्थ होता है जनता स्वयं उसमें अपने शासन को संचालित करने में भाग लेती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन आज के अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा देश के शासन को संचालित करना ही लोकतंत्र कहलाता है। समझ में आई बात? आज के अर्थ में। पहले के अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ क्या था? सीधे तौर पर जनता के द्वारा जनता के लिए फैसले लिए जाना, वो था। आज जैसे घर में जो फैसले लिए जा रहे हैं, अगर घर में आपसे, आपके भाई से, आपके बहन से, आपके मम्मी पापा सब एक साथ बैठकर घर के लिए फैसले ले रहे हैं, तो हम उसे एक लोकतांत्रिक संचालित घर मान सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। लेकिन घर में होता ऐसा नहीं। घर में बड़े ही फैसले लेते हैं, बड़े ही डिक्टेटर होते हैं, वहां डिक्टेटरशिप चलती है, राजशाही चलती है, पिताजी की राजशाही चलती है या माता जी की राजशाही चलती है, जिसके घर में जैसा होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे जनता भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से फैसला लेती है। और हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा है? अप्रत्यक्ष। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर उनके लिए फैसले लेने का काम करते हैं। ठीक, ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और ये जो उनके चुनने की विधि है, जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुनाव। किस प्रक्रिया को? जिस प्रक्रिया से हम जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उस प्रक्रिया को हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलो आगे। तो चुनाव क्या है, समझ में आ गया? फिर से सुन लो मेरे मुंह से। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, अंततः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उससे प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप खुद सोचो भाई, आप अपने देश का फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा उसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो वो नेताजी फैसला लेंगे, उस चीज का, उस फैसले का आपके ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना फर्क। तो उस व्यक्ति के चुने जाने का तरीका खास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसका चुना जाना विशेष है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला है। समझ में आई बात? वो आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला है। तो ऐसे ही तो उठा के किसी को भी नहीं बिठा दिया जा सकता ना। किसी को भी ऐसे लो जाओ तुम हमारे लिए फैसले लो, नहीं किया जा सकता। तो इनको चुनने का तरीका और इनका चुना जाना महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर इस देश को संभालते हैं, इस देश को और हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। और अगर हमने गलती से गलत लोगों को चुन दिया तो क्या होगा? हमारे देश की बागडोर गलत हाथों में चली जाएगी। जैसे अगर घोड़ा सही हाथों में रहेगा तो रेस जीतेगा, लेकिन सही हाथों में नहीं रहेगा तो रेस हार जाएगा। तो यही सुन लो, यही समझ लो। तो घोड़े के ऊपर
इसे बिठाना है, इसका चयन करना इतना आसान नहीं, समझ में। और इसका चयन करने की पद्धति का एक निष्पक्ष पद्धति का होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। एक स्वतंत्र पद्धति का होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना, क्योंकि गलत व्यक्ति अगर बैठ गया, कोई गुंडा मवाली बैठ गया, आपका प्रतिनिधि बन गया, तो आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने में टाइम नहीं लगाएगा। जैसे अभी कुछ समय तक अतीक अहमद बहुत चल रहे थे। अतीक अहमद नाम सुना था? अतीक अहमद, हाँ, तो उनका भी निर्वाचन तो जनता ने किया था ना, पर वही बंदा जनता का खून भी चूस रहा था। क्यों चूस पा रहा था? कि जनता ही उसे चुन रही थी। आपकी भी गलती है, अगर आप उसे नहीं चुनोगे तो उसकी ताकत अपने आप समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप गलत को चुनते रहोगे तो गलत को बढ़ावा मिलता रहेगा। हमारे देश में तो आज प्रवृत्ति ये बन गई है कि धर्म के नाम पर चीजों को दबा दो। आपके अंदर योग्यता हो या ना हो, अगर आप एक विशेष धर्म के व्यक्ति हो तो आपका चुनाव होना पक्का हो जाता है। अगर आप एक विशेष धर्म के व्यक्ति हो तो आपका चुनाव होना पक्का हो जाता है। चाहे आप बनने के बाद एक दिन भी मंदिर ना जाएं, एक दिन भी मदरसा ना जाएं, एक दिन भी ना जाएं, लेकिन जब तक नहीं बनते हैं तब तक जनता को दिखाते हैं हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। तो मैं अपनी जनता से यही कहूंगा कि इन लोगों का चुनाव धर्म जाति के आधार पर मत करिए, इनका चुनाव इनकी योग्यता के आधार पर कीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। इसीलिए आपको चुनाव पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप समझ सको कि आपके देश के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। ये चुनाव आपके भविष्य का निर्धारण करता है। और अगर आप सही से चुनाव नहीं करेंगे तो आप अपने भविष्य के लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं, और फिर अगर आपका भविष्य गड्ढे में जाए तो किसी और को उसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना। समझ में आई बात? कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। वही वाली बात, जब आप गलत प्रतिनिधि को चुनोगे तो विकास कहां से पाओगे? विकास के लिए सही प्रतिनिधि का चुना जाना भी तो सही चाहिए ना। यही चीज है यहाँ पर भी। इसीलिए चुनाव की प्रक्रिया का निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना और दबाव रहित होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने एक विशेष पद्धति अपनाई है अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। समझ में आई बात? आगे पढ़ूंगा तो और बताऊंगा मैं। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकता है, लेकिन हर चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक चुनाव और चुनाव में फर्क होता है। मैंने बताया ना क्या फर्क होता है। लोकतांत्रिक चुनाव में आप जिसको चुनते हैं वो आप पर शासन करता है, लेकिन यहाँ पर जिसे आप चुनते हैं उसे नहीं, आपको उसे ही चुनना पड़ता है जिसे सरकार चाहती है। यहाँ पर आप उसे ही चुनते हैं जिसे सरकार चाहती है, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अब आपके सामने 4 भोजन होंगे तभी तो आपके पास 4 भोजन का विकल्प होगा ना, कि आप जो मन करे वो खाओ। लेकिन अगर मैं आपके सामने बस एक ही खाना रख दूं तो आपके पास विकल्प है? आपको मजबूरन उसी को खाना पड़ेगा, मजबूरन वही खाना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। तो चुनाव और लोकतंत्र में बहुत अंतर है। चुनाव हो जाने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। लोकतंत्र के होने से चुनाव अर्थपूर्ण होता है। चुनाव अर्थपूर्ण, रियल माना जाता है कि हाँ भाई अब हम चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में विकल्प नहीं तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं। चुनाव में अगर आपके पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। चुनाव का मतलब ही है विकल्प होना। बिना विकल्प के चुनाव का कोई अर्थ नहीं होता। तो सुनो आगे,
बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। तो बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो भी चुनाव कराते हैं दिखावे के लिए, ठीक है। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करेगी? आप बताओ, कुछ देशों का उदाहरण दे सकते हो जो कहने के लिए तो चुनाव कराते हैं लेकिन चुनाव वास्तविक रूप में होता नहीं। पहला तो आप चीन को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, आप रशिया को ले लो, वहां सिर्फ कहने के लिए चुनाव होता है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है, बस दिखाने के लिए लोकतांत्रिक चरित्र है उनका, वास्तविक में वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। और क्या आप एक लोकतांत्रिक चुनाव में और एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ फिर क्या होता है एक लोकतांत्रिक चुनाव में और एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर? लोकतांत्रिक जो होता है अवास्तविक लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक चुनाव में आपके पास विकल्प होता है, समझ नहीं बात, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जिसको चाहो उसको चुनो। और लोकतांत्रिक चुनाव में आप जिसको चुनोगे वही आप पर शासन करेगा, जिसको अत्यधिक जनता चुनेगी वही जाकर शासन करेगा। लेकिन गैर लोकतांत्रिक चुनाव में विकल्प नहीं होता, आपको वही चीज चुननी है जो सरकार कहेगी, जो आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा, उसके अलावा आप किसी और को चुन नहीं सकते। समझ नहीं बात, उसे कहते हैं गैर लोकतांत्रिक चुनाव। यह है अंतर लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में। यह है अंतर कि लोकतांत्रिक चुनाव में आपके पास विकल्प होता है अथवा आप जिसे चुनते हैं वही आपके ऊपर शासन करता है, वही आपका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक चुनाव में ना आपके पास विकल्प होता है, आपको उसी को चुनना पड़ता है जो आपके सामने होता है या जिसे सरकार चुनवाना आपसे चाहती है। समझ नहीं बात? और शासन में वो व्यक्ति शासन नहीं करता जिसे आप चाहते हैं, वहां शासन वो करता है जो शासक चाहता है। समझ नहीं बात? आगे सुनो। किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, इस चीज का फैसला किन बातों पर निर्भर करता है? आइए ये जानते हैं। इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है या गैर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, इस चीज को हमारे सामने स्पष्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? संविधान की। संविधान बता देता है कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है या गैर लोकतांत्रिक चुनाव। ये बात स्पष्ट कर देता है उस देश का संविधान। उस देश का संविधान इस बात को स्पष्ट कर देता है। आगे सुनो। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन वोट डालने के काबिल है, और ये सारी की सारी चीजें संविधान खुद करता है। और फिर आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दे देता है? किसको दे देता है? विधायिका। कि समय के साथ अगर कुछ परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। समझ में? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश का संविधान ये बता देता है कि वो देश एक लोकतांत्रिक देश है या गैर लोकतांत्रिक देश है। आप उस देश के संविधान को देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि देश लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सर्वशक्तिमान कौन होता है? उस देश का संविधान। देश में सत्ता सबसे पहले किसकी होती है? संविधान की। समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो ये चीज है
एक देश को लोकतांत्रिक और एक देश को गैर लोकतांत्रिक बनाता है। समझे? लोकतांत्रिक देश में ये चीजें होती हैं, ये चीजें कि कौन मत देने के योग्य है ये पता होता है लोगों को, वहां पर चुनाव लड़ने के लिए योग्य कौन है और चुनाव लड़ने के लिए योग्य कौन है, कौन दावेदारी कर सकता है ये भी पता होता है, कौन चुनाव की देख रेख करेगा ये भी पता होता है सबको। हम सबको पता है ना कि हमारे देश में जब चुनाव होगा तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। ठीक, आगे सुनिए। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? और देश की जनता को पता होता है कि उन्हें अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए क्या करना है। ये एक देश के लोकतांत्रिक चरित्र के होने का प्रतीक है। अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो उसके अंदर ये चरित्र पाए जाएंगे। अगर उसके अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 चरित्र हैं, तो वो एक लोकतांत्रिक देश है। अगर उस देश का संविधान इन 5 चीजों के बारे में बता रहा है तो क्या है? वो देश एक लोकतांत्रिक देश है। वो देश एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये 5 चीजें होती हैं। पहला क्या कि वोट डालने का अधिकारी कौन है, दूसरा क्या चुनाव लड़ने का अधिकारी कौन है, और तीसरा क्या चुनाव की रेख देख कौन करेगा, और चौथा क्या एक मतदाता को चुनाव कैसे करना है, एक वोटर को अपने प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करना है ये वोटर को पता होता है, और पांचवा क्या मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ये 5 चीज उस देश की जनता को पता होता है। ये 5 चीज उस देश का संविधान उस देश की जनता को बताता है। तो ये 5 चीजें जिस देश की जनता को पता होती हैं वो देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है। ठीक, आगे सुनो। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। ये जो पहली 3 चीजें हैं ये स्पष्ट करती हैं कि देश एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत संचालित हो रहा है और ये देश लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि ये 3 चीज उसी देश में होगी। पहली 3 चीज जो देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता, अगर वो देश लोकतांत्रिक पद्धति से नहीं चल रहा है तो वहां ये चीजें नहीं होती, वहां ये चीजें नहीं होती, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता। समझ रहे? हमारे देश का संविधान इन चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताता है, इसीलिए तो हमें पढ़ाया जा रहा है ना। अगर भाई हम अपने संविधान को ही तो पढ़ रहे हैं ना इस किताब में, और क्या पढ़ रहे हैं? तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तभी तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आगे सुनो। जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें जानेंगे, समझेंगे विस्तार पूर्वक कि हमारा देश किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित कर रहा है और उस लोकतंत्र को बेहतर करने के लिए हमें और किस प्रकार से अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करना चाहिए। हमारा देश किस प्रकार से चुनाव प्रणाली का अनुसरण करता है, क्या है हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया, किस प्रकार कौन हमारे देश में वोट दे सकता है और कौन हमारे देश में चुनाव लड़ सकता है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस अध्याय में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।